welcome to all the students who are watching my today lecture. As in our previous lecture, we have discussed the some important terms related to animal sciences and other fields. So in our today lecture, we will discuss the over remaining terms. So let's start our today lecture. Before starting our lecture, we will recite our most basic dua Rabbi zidni ilma. So let's start our lecture. In our today lecture, the first term which we will discuss is wean, to remove a young animal from its mother. In simple words we can say कि जब एक यंग एनिमल है, एक काफ है, जब हमने उसे उसकी मदर से रिमूव करना है, उसे हमने मज़ीद मिल्क नहीं देना, मतलब कि हमने उसे ब्रेस्ट फीडिंग से उसे हमने लेके जाना है, फूड की तरफ लेके जाना है, कंसनट्रेट की तरफ लेकर जाना है, जब वो दूसरा चारा खाने लग जाएगा, मतलब कि वीन हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारे पास एक दूध छुड़वाने का प्रोसेस है। ठीक है, अब हमारे पास क्लोस्टम क्या है? क्लोस्टम हमारे पास एक न्यूट्रिएंट रिच मिल्क है फ्रॉम द मदर फॉलोइंग बर्थ। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स कि ये हमारे पास एक ऐसा मिल्क होता है कि जैसे ही माँ थी, उसने जो है वो बच्चा जो है उसने पैदा किया, उसकी पार्चुरेशन हो गई, तो उसकी काल्विंग हुई, तो जब उसने वो बच्चा पैदा किया है तो उसे जो हम उसके बाद जो उसका एक पहले 2 दिन का मिल्क होता है उसे हम क्लोस्टम कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम उसे बोली भी कहते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स भी बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा हक जो है वो उसके बच्चे का होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि काफ की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने एनिमल को, जो हमारा काफ है, उसे जो है वो उसकी मदर का जो मिल्क है वो रेफ़र करें, ताकि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। सेकेंड टर्म में लैक्टेशन, द पीरियड व्हेन आ फीमेल प्रोड्यूसेस मिल्क आफ्टर आ बर्थ, means the period which will start after the female giving birth her young ones and start producing milk. In simple words we can say that कि अब एक फीमेल थी, ही हमारे पास बफलो थी, हमारे पास कैटल थी, तो जब उसने अपने यंग वन को जो है वो बर्थ दी है, तो उसका जो वो मिल्क लेना आना स्टार्ट हो गया है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो लैक्टेशन जो है वो मिल्क जो दे रही है वो हमारे पास उसकी लैक्टेशन है। उसके बाद है हमारे पास मटन हम कहते हैं कि जो हमारे पास शीप का मीट होता है ना, मोस्टली क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो शीप और गोट के मीट दोनों को कहते हैं कि वो हमारे पास मटन है, लेकिन ये एक बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो मीट होता है ना शीप का, भेड़ का, उसे हम मटन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास गोट का मीट होता है उसे शिवोन कहते हैं। शीप को कहते हैं हम लोग मटन और गोट को शिवोन। अब हमारे पास एक टर्म है कि शेयरिंग किसे कहते हैं। शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये क्या होता है कि इसमें जब एनिमल है उसकी जो, फॉर एग्जांपल हमारे पास शीप है, तो उसके ऊपर से जब हमने उसकी ऊन की रिमूव करना है उसके ऊन को, तो उसे हम कहते हैं कि शेयरिंग है, मतलब द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वुल फ्रॉम द शीप इज कॉल्ड द शेयरिंग। उसके बाद हमारे पास है मोहेयर, अ लेस टेक्सचर्ड हेयर यूजली हार्वेस्टेड फ्रॉम द गोट फॉर फाइबर। मीन्स फाइबर के लिए जो हेयर हम गोट के लेते हैं उसे मोहेयर कहते हैं। कैशमेयर, ये भी वैल्यूएबल हेयर होते हैं जो हम लोग जो हैं वो गोट से लेते हैं, गोट की एक स्पेसिफिक टाइप है कैशमेयर। शिवोन वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। गोट मीट, पिडिग्री, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. This is mostly asked in exams, MCQs, fill in the blanks in interview. So it's important. Tracking the ancestors ऑफ एन एनिमल्स। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट कि अगर हम लोगों ने अपने एनिमल्स की मेटिंग करवानी है, जीनेटिक्स के लिहाज से देखें तो अगर हमने अपने एनिमल्स की मेटिंग करवानी है तो हम लोगों की मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हम लोग जो है बेस्ट से बेस्ट एनिमल को जो है वो मेट करवाएं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छी हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो इसके लिए वो पिडिग्री का रिकॉर्ड देखते हैं कि आया कि जो इसके एंसिस्टर्स थे उनमें कोई बीमारी तो नहीं थी, या वो अच्छी प्रोडक्शन दे रहे थे, उनके जो वालदैन थे, अगर किसी में कोई बीमारी होती है तो चांसेस होते हैं कि आगे जो है वो बच्चों में भी वही बीमारी हो। तो इसके लिए जो है वो हम लोग पिडिग्री का रिकॉर्ड देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। Here is the most important 2 terms, ruminants and non-ruminants. If you are the student of the animal sciences and dairy sciences and poultry sciences, then you must have idea related to the terms and ruminants and non-ruminants. So today we will discuss about what is the major difference present between these terms. So first of all we will discuss about the ruminants and then non-ruminants one by one. Ruminants first term is 4-chambered compound stomach, and in case of non-ruminants single-chambered simple stomach. Means that case ruminants जो होते हैं उनके पास 4-chambered
स्टमक होता है और वो कंपाउंड होता है, लेकिन जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो स्टमक होता है वो सिंपल होता है और वो कंपाउंड नहीं होता, वो जो है वो सिंगल चैम्बर्ड होता है। अगर हम लोग बात करें रूमिनेंट्स के स्टमक की, तो जो उसके वो पार्ट होते हैं वो हमारे पास र्यूमन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है, एबोमेसम है, वो इसके पास 4 पार्ट होते हैं। उसके बाद से जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेशन टेक प्लेस, नो रूमिनेशन टेक प्लेस। रूमिनेशन को अगर हम सिंपल वन में हम ये कह सकते हैं कि एनिमल जो जुगाली करते हैं, बैठकर खाना खाते हैं, तो वो इसमें तो होता है, लेकिन नॉन रूमिनेट में नहीं होता। अब जो रूमिनेंट्स हैं, जैसा कि इसके 4 स्टमक के पार्ट हैं, तो इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी, नॉन रूमिनेंट्स में कम होगी। अब जो रूमिनेंट्स हैं उनमें माइक्रोबियल डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, माइक्रोबियल डाइजेशन इज़ मेजर, बट इन केस ऑफ नॉन रूमिनेंट्स एंजाइमेटिक डाइजेशन इज़ मेजर। मीन्स के रूमिनेंट के केस में जो हमारे पास ह्यूमन होता है, जो स्टमक का पार्ट है, उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उनके केस में माइक्रोब्स नहीं होती, बल्कि एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। नेक्स्ट टर्म इज़ मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द ह्यूमन। रूमिनेंट्स के केस में क्या होता है कि हमने एनिमल को कोई भी चारा डाला है, कोई जो चीज़ भी हमने उसे डाली है, तो उसकी मैक्सिमम डाइजेशन या जो भी एब्जॉर्प्शन है वो टेक प्लेस होती है उसके ह्यूमन के अंदर। लेकिन नॉन रूमिनेंट्स में क्या होता है कि मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, वो टेक प्लेस होती है उसके इंटेस्टाइन के अंदर। अब अगर हम लोग उसके रूमिनेंट्स को देखते हैं तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है कैटल, बेफेलो, शीप एंड गोट। लेकिन नॉन रूमिनेंट्स में हम ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड आते हैं, गोट इसमें इंक्लूड आ सकती है, और सॉरी गोट नहीं, इसमें डॉग होता है और हॉर्स वगैरह होते हैं। कैटल, बेफलो, शीप एंड गोट जो है रूमिनेंट्स हैं। जो कैटल और हमारे पास होती हैं कैटल, बेफलो वगैरह, ये लार्ज रूमिनेंट्स हैं, और शीप एंड गोट जो हैं वो हमारे पास स्मॉल रूमिनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ एबॉर्शन। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट term in fields when we will go into our practical life, when we will go into our practical life, and then these terms definitely will play a very big role in our lives, in our daily work which we will perform in our fields, inshallah. So abortion, what is abortion? Expulsion of fetus before the completion of pregnancy and is able to survive. In simple words we can say that कि अभी जो कैटल थी, बफलो थी, शिप गोट थी, उसमें प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो था वो पूरा नहीं हुआ था, और ना ही जो उसका फीटस था वो जो एबल था कि वो सर्वाइव कर सकता, बाहर आकर सर्वाइव कर सकता मदर के पेट से, तो उससे हम कहते हैं कि एबॉर्शन हो गया, कि वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता था। क्रीप, what is creep? Enclosure or feeder especially used for supplemental feeding nursing young ones. In simple words we can say that ये जो हमारे पास creep की term होती है ये मोस्टली हम लोग करते हैं जो हमारे पास young ones होते हैं, हो गया हमारे पास kid, हो गया हमारे पास lamb, हो गया and I don't think so in our today lecture there is any need to discuss these two terms, kid and lamb, as we will discussed earlier in our previous lecture. So creep जो है वो बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम लोग जो है वो एक ज़मीन अगर हमने लिया है उसके इर्द गिर्द हम लोग जो है वो इनक्लेयर लगा देते हैं, हम लोग जो है उसके गिर्द जो है वो तारें लगा देती हैं या फिर लकड़ियाँ लगा देते हैं इर्द गिर्द चारों तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही जो ग्रीन और वेल नोरिश्ड घास लगा होता है, जो कि हम लोग जो है वो शीप या गोट के जो यंग वंस होते हैं उन्हें वो रिकमेंड करते हैं। तो उसके लिए हम वर्ल्ड करते हैं क्रीप का, जिससे वो बड़े शौक से जो है वो गोट या शीप के जो बच्चे होते हैं वो खाते हैं। So next term is fetus. What is fetus? A young one in the uterus from the time organs develops until the animal is born. In simple words we can say that कि एक छोटा जो बेबी था वो मदर के पेट में था, तो अभी उसके जो ऑर्गन्स हैं वो डिवेलप नहीं हुए, ठीक है। तो अभी वो बेबी जो है वो बोर्न भी नहीं हुआ, कि जब तक उसके जो हैं वो जब उस यंग वन के जो हैं वो ऑर्गन्स डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएंगे मदर की बॉडी में, काटल की, शिप गोट की बॉडी में जब उसके ऑर्गन्स डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस ड्यूरेशन से लेकर जब तक वो बोर्न नहीं हो जाता उसे हम फीटस कहते हैं। अब फूडर क्या होता है? फूडर जो है ये इंटायर अबव द ग्राउंड प्लांट यूज्ड फॉर एनिमल फीडिंग हैविंग मोर देन 18% CF। ये फूडर जो होता है ये हमारे पास एक प्लांट होता है जो ज़मीन के ऊपर उगता है, डेफिनेटली बात है प्लांट है ज़मीन के ऊपर उगेगा, इसके अंदर जो क्रूड फाइबर होगा वो 18% होगा। उसके बाद हमारे पास हीफर। हीफर क्या होता है? ये बेसिकली टर्म जो है इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बहुत दफ़ा बफलो को भी हीफर कह देते होते हैं, कैटल को भी हीफर कह देते होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैटल बफलो हीफर्स ही होती हैं, लेकिन उसकी जो एक स्पेसिफिकेशन होती है, अगर हम लोग हीफर की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीफर वो वाली बफलो या वो वाली कैटल होगी
जिसने अभी तक किसी भी बच्चे को बर्थ नहीं दी होगी, अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो उसका जो ड्यूरेशन है उस प्रेगनेंसी का चल रहा होगा, उसने अपनी फर्स्ट बेबी को जो है वो भी जो है वो काल्व नहीं किया होगा, तो उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास है हीफर फ्रॉम 12 मंथ ऑफ द एज। मतलब जब वो मैच्योर हो गई है 1 ईयर की, अगर एनिमल है तो वो मैच्योर है, तो वो 1 साल की होगी, तो उसने अभी तक अपना अगला बच्चा जो है वो उसने प्रोड्यूस नहीं किया, तो वो हीफर है। होबल क्या होता है? रिस्ट्रेनिंग इक्विपमेंट यूज्ड ऑन द लेग्स ऑफ एनिमल्स सो दैट एनिमल जो है वो किक नहीं करता। ये क्या होता है कि एनिमल की रिस्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फार्म में, जब भी हम लोगों ने उसे मेडिकेशन करनी है, डीवर्मिंग वगैरह करनी है, या हमने एनिमल को क्लिनिकली तौर पर एग्जामिन करना है, तो उसके लिए जो है वो हमें जो होबल है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, रिस्ट्रेनिंग की टेक्निक्स, ताकि एनिमल जो है वो ना खुद को नुकसान पहुंचाए, ना वो अपने ओनर को नुकसान पहुंचाए। तो उसके लिए जो है ये होबल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। रूमिनेशन, वट इज़ रूमिनेशन? एक्ट ऑफ रिजर्टिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम द ह्यूमन। अब क्या होता है कि ह्यूमन में एक बहुत ही एक ख़ास चीज़ आप ये कह सकते हैं कि एनिमल जो होता है, बफलो वगैरह जो होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो अपनी फ़ूड को खाना शुरू कर देती हैं। अब क्या होता है कि जब वो अपनी फ़ूड को खाना शुरू करती हैं तो उसके बाद जो है वो अपनी फ़ूड का कुछ खाने के बाद वो आराम से नीचे बैठ जाती हैं, और ह्यूमन से उनकी फूड वापस उनके मुंह में आती है, और बाद में वो जो है आराम से मुंह हिलाती रहती हैं बैठ के, तो वो जुगाली करना उसे कहते हैं। तो उस प्रोसेस को इंग्लिश में हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। Next term is service period. What is service period? It is also important term. So service period is duration calving to conception. मीन्स कि जो ड्यूरेशन होता है calving से conception तक, मतलब एनिमल ने जो है वो बेबी को बर्थ कर दिया है, उसका काफ बोर्न हो गया है, तो अब उसने कंसीव नहीं किया, मतलब हमने उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई लेकिन उसकी कंसेप्शन नहीं हुई, तो जब तक उसकी कंसेप्शन नहीं होगी उसके पीरियड को हम सर्विस पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है उसका ड्राई पीरियड, ड्यूरेशन ड्राइंग ऑफ टू calving. मीन्स ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. First of all, dry period is a very important term. Duration drying off to calving. In simple words you can say that कि अगर एक एनिमल था, उसने जो है काफ को, उसका काफ जो है वो बोर्न हुआ है, उसके बाद उसने उसका लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा कि एनिमल के केस में क्या होता है कि हमने जो उन्हें 2 या 3 मंथ देने होते हैं ड्राई ऑफ के लिए, ठीक है, उसमें वो मिल्क नहीं देता। तो अब जो ड्राई पीरियड है वो यही होता है कि जब वो मिल्क दे रहा है, ड्राइंग ऑफ टू काल्विंग, कि उसने मिल्क देना बंद कर दिया, जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होगा उस पीरियड को हम ड्राई पीरियड कहते हैं। काल्विंग इंटरवल, ड्यूरेशन बिटवीन 2 काल्विंग्स, मीन्स ये कि अगर उसने एक दफ़ा काल्विंग की, एक दफ़ा बच्चा दिया, तो जब तक उसकी अगली काल्विंग नहीं आती, अगली बच्चा तक नहीं आता, चाहे उसमें 1 साल का ड्यूरेशन है, चाहे कुछ मंथ का है, जो भी है, तो उस ड्यूरेशन को हम लोग जो है वो ड्राई काल्विंग इंटरवल कहते हैं। मैच्योरिटी, एज इन विच द एनिमल जो है वो अटेन द मैच्योर बॉडी वेट। मैच्योरिटी क्या है कि जिसमें एक एनिमल जो है वो अपना जो एक मैच्योर बॉडी वेट अटेन कर लेता है, तो उसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म is puberty. Estrus cycle and spermatozoa production means when the estrus cycle will start in the female, means that the female start to show the signs of the heat and the male start to produce the spermatozoa production, and the sperms are mature enough that they can cause the pregnancy in the female, and the female eggs are mature enough that they can mate with the sperms, and the female is mature enough that they can carry the pregnancy. So when this phase come, this is called puberty. Next term is docking. Docking is the process of the cutting or the removal of the tail of an animal. When the animal tail is removed or cut, then this process is called the docking, and it is a very important practice which is commonly performed on the farm. Next is roughages and concentrate. This is the type of the feed which is given to the animal. First of all, what is the roughages? In case of roughages, crude fiber is more than 18%. Roughages have more crude fiber and concentrate have the less fiber. Roughages में 18% से अबव क्रूड फाइबर है, कंसनट्रेट में 18% से कम क्रूड फाइबर है। रफजीज में टोटल डिजेस्टिबल न्यूट्रंट्स जो है वो 65% से कम है, कंसनट्रेट की केस में वही जो न्यूट्रंट्स है 65% से ज़्यादा है। नेक्स्ट इज काफ स्टार्टर. व्हाट इज़ द काफ स्टार्टर? कंसनट्रेटेड फीड offered to the young calf after the 2 week of the age. Means that when the calf will be the 2 week of the age, then the concentrate feed offered to the calf, this feed is called the calf starter. In simple words you can say that कि जो calf था हमारे पास, जो अपनी जो है वो मदर का दूध पी रहा था, जब उसकी एज 2 हफ्तों की हो गई, तो 2 हफ्तों के बाद हमने उसे थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेट देना स्टार्ट कर दिया है, तो उस कंसनट्रेट को हम calf starter कहते हैं। Deworming. What is deworming? All the parasites, gastrointestinal parasites, removal by the certain drugs. Means that in simple words you can say that कि जब हमने अपने एनिमल्स को जो है वो deworm करना होता है, तो इंटरनल deworming भी होती है
removal of horns, birds, mechanical and chemical methods. This term is a very important terms, and this is the most common practice usually done on the fields, as the animals can injure each other during the fighting and when they get hyper. So in simple words you can say that कि डिसबर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि हमारे पास कोई काफ है, छोटा एनिमल का बच्चा है, तो उसके ऊपर जो बर्ड्स होते हैं हमने उन्हें रिमूव कर देना होता है परमानेंट. एक तो हॉर्न्स को रिमूव करते हैं, एक हमने उसके जो बर्ड्स हैं उन्हें हमने परमानेंट रिमूव कर देना ताकि जो है वो वहाँ पर एनिमल का जो है वो सींग आए ही ना, ताकि कोई नुकसान ही ना हो. तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल जो प्रोसेस होता है जो हम फार्म पे मोस्टली करते हैं. नेक्स्ट इज द एनर्जी फीड CP लेस देन 20%. एनी फीड विच हैव द CP लेस देन 20% इज कॉल्ड एनर्जी फीड फैकल्टी. This is also the very important term which is mostly asked in exams and in the interview fecundity. Potential capacity of female to produce functional ova. In all the females ova are produced, but in all the females all ova are not functional. So when the female will produce the functional ova, then this is called the fecundity. Next term is free Martin. What is the free Martin? इसे हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि एक एनिमल था, उसने दो जो है बच्चे प्रोड्यूस करवाए. एक था हमारे पास उसका जो मेल काफ था, एक फीमेल काफ था. अब जो मेल काफ था वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फीमेल काफ थी स्टीराइल थी, मतलब फर्टाइल नहीं थी, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी. तो उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो है फ्री माल्टन है. नेक्स्ट है हर्ड एवरेज. हर्ड एवरेज क्या होता है कि हमारे पास टोटल मिल्क प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मिल्किंग एनिमल्स. मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिन में हमारा जो हमारे पास 10 एनिमल थे और टोटल मिल्क प्रोड्यूस जो है वो 60 kg हो रहा है, तो हम 10 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो जो 6 होगा वो हमारे पास हर्ड एवरेज आ जाएगा. मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डेली जो है वो 6 kg मिल्क उन्होंने प्रोड्यूस किया है. Curve. What is lactation curve? It is also the important term. Means graphical representation of milk secretion rate during the lactation. Means in simple words you can say that कि lactation के दौरान जो वो मिल्क को सिक्रीट कर रहा है एनिमल फीमेल, तो उसमें क्या होगा कि वो जो सारा सिक्रीट कर रहा है उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास उसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लैक्टेशन कर्व कहते हैं. इस तरह से हम उसे ग्राफ बनाते हैं. यहाँ पर पीक पे आती है और यहाँ पे वो डिक्लाइन पे हो गया. यहाँ पे ये मिल्क प्रोडक्शन है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं. अब 2 to 3 वीक, मतलब कि अगर उसकी पार्चुरेशन होगी तो उसके 2 to 3 वीक के बाद मिल्क प्रोडक्शन जो है पीक पे होगी और उसके बाद उसने डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाना है. नेक्स्ट है लैक्टेशन पीरियड, लैक्टेशन लेंथ, लैक्टेशन कर्व. स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज विद दीज टर्म्स, सो क्लियरली लिसन. लैक्टेशन पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन के पीरियड जो कि पार्चुरेशन के बाद होगा लैक्टेशन, उसे लैक्टेशन पीरियड कहेंगे. लैक्टेशन लेंथ टाइम इंटरवल between date of calving and date of drying expressed in days. In simple words we can say that कि जो lactation length है इसे हमने एक्सप्रेस करना है डेज के अंदर. ये हमारे पास डेट है, दो डेट हैं, डेट ऑफ calving एंड डेट ऑफ जो उसकी जो है वो डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ. राशन फीड ऑफर टू एनिमल इन 24 आवर्स. मीन्स अगर एनिमल को हम 24 घंटों में खुराक दे रहे हैं, तो जो उसे हम खुराक दे रहे हैं 24 घंटों के अंदर अंदर, तो वो हमारे पास राशन है. वेट एवरेज. व्हाट इज़ द वेट एवरेज? Total milk yield of lactation divided by lactation period. Means lactation period is in days and lactation में जो मिल्क यील्ड है kg के अंदर है. सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि एनिमल जो है वो अपने लैक्टेशन पीरियड में रोज़ाना उसने हर दिन कितना दूध दिया है उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास वेट एवरेज है. ज़ीरो ग्रेजिंग, नो ग्रेजिंग. व्हेन वी रेस्ट एनिमल इन स्पेसिफिक बिल्डिंग्स इन क्लोज रीजन्स एंड वी अलाउ एनिमल्स नो ग्रेजिंग, वी अलाउ द एनिमल्स is concentrated in a closed building. So this term in which we don't allow the animals to graze any kind of the feed any kind of the grass, this is called the zero grazing. And next is the 0 hour grazing. This is also important in the summer season when you know weather is very hot. So in this time the animal is allowed to graze during the night time, and this is called a 0 hour grazing. In simple words you can say that कि जब एनिमल को हम रात के वक्त मौसम गर्मा में रात के वक्त जो है वो एनिमल को हम ग्रेज करवाते हैं तो उसे हम ज़ीरो ग्रेजिंग कराते हैं. तो मैं अपने लेक्चर में साथ साथ जो है वो उर्दू में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें इंग्लिश की इतनी खास समझ नहीं आती है. बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो उर्दू को इतना अच्छा समझ नहीं सकते, तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर यूज़फुल रहे. And one of the most important term is the animal husbandry. As we discussed many terms related to animal sciences, poultry sciences, but we have not discussed yet animal husbandry, which is a major term. So animal husbandry is that it is the art and the management. Simply it is the art and the management in which we raise the animal, look after them, and in which we take care of them, in which we do the selective mating. Selective mating is done because
and because we want to improve the performance of important, because we want to do the selective mating, because we want to improve our animal performance best, as in our country the milk needs are increasing day by day, so we want the best animals so that we can fulfill our needs. So in this case animal husbandry is very very important. In simple words we can say that कि animal husbandry में वो सारी प्रैक्टिस करते हैं और वो तरीका तैयार करते हैं जिससे हम एनिमल को स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट दे सकें, उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छे अच्छी हम उससे प्रोडक्शन ले सकें और उसके कंफर्ट का ख्याल रखें और उसे हर वो चीज़ दें जिसकी उससे ज़रूरत हो. Enough for today. In the next lecture inshallah we will discuss the many more important topics related to our field, and thank you so much for listening my today lecture, and until the next lecture take care and jazakallah. And one most important thing is that if you find any difficulty, any confusion in my today lecture, kindly ask me in my comment section. I will answer your all questions, and until the next lecture, Allah Hafiz and take care.